नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय के द्वारा 11वीं कक्षा हिंदी ऐच्छिक 002 के लिए एक सैंपल पेपर जारी किया गया है। इस सैंपल पेपर को जिन बच्चों ने सही तरीके से सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो उनका लगभग काम पूरा होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्न पत्र में जो सामान्य निर्देश होते हैं, उन निर्देशों का पालन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न होते हैं, यानी कि MCQs होते हैं। पहले एक गद्यांश के आधार पर 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुचारित्र के दो सशक्त स्तंभ हैं, प्रथम पुरस्कार और द्वितीय सत्संगति। सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है और सत्संगति वर्तमान जीवन की दुर्लभ विभूति है। जिस प्रकार कुधातु की कठोरता और कालिख पारस के स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार कुमार्गी का कालुष्य सत्संगति से स्वर्णिम आभा में परिवर्तित हो जाता है। सत्संगति से विचारों को नई दिशा मिलती है और अच्छे विचार मनुष्य को अच्छे कर्मों में प्रेरित करते हैं। परिणामतः सुचरित्र का निर्माण होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, महाकवि टैगोर के पास बैठने मात्र से ऐसा प्रतीत होता था मानो भीतर का देवता जाग गया हो। वस्तुतः चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है। चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा है, शक्ति है। सुचारित्र से व्यक्ति ही नहीं, समाज भी सुवासित होता है और इस सुवास से राष्ट्र यशस्वी बनता है। विदुर जी की उक्ति क्रम अक्षरशः सत्य है कि सुचरित्र के बीज हमें भले ही वंश परंपरा से प्राप्त हो सकते हैं, पर चरित्र निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर निर्भर है। आनुवंशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति उसे केवल प्रेरणा दे सकते हैं, पर उसका अर्जन नहीं कर सकते। वह व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति विशेष के शिथिल चरित्र होने से पूरे राष्ट्र का चरित्र संकट उपस्थित हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति पूरे राष्ट्र का एक घटक है। अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार, अनेक परिवारों से एक कुल, अनेक कुलों से एक जाति या समाज और अनेक जातियों और समाज से मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। अब निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। सुचारित्र का तात्पर्य है क सच्चा चरित्र, ख अच्छा चरित्र, ग मिथ्या चरित्र, घ बुरा चरित्र। इसका सही विकल्प है ख अच्छा चरित्र। मैं केवल सही विकल्पों की ही बात करूंगा, बाकी विकल्प नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है? घ इसका सही विकल्प है घ चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न, पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति किसे कहा गया है? ख सुसंस्कार को। चौथा प्रश्न, कुधातु की कठोरता और कालिख किसके स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है? इसका सही विकल्प है घ पारस। पांचवा प्रश्न, चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव है? इसका सही विकल्प है ख स्वयं के द्वारा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है? ग प्रेमचंद का उल्लेख इसमें नहीं है, तो सही विकल्प है ग। अगला प्रश्न सातवां, अनेकानेक जातियों और समाज समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है? घ राष्ट्र का। आठवां प्रश्न, चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका सही विकल्प है ग उपर्युक्त दोनों
कथन सही हैं, क्योंकि क भी सही है, ख भी सही है, तो ग उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। इसका सही विकल्प है ग। 9वां प्रश्न है, पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? इसका सही विकल्प है ग। इसका सही विकल्प है ग, जब व्यक्ति कुचरित्र होता है। 10वां प्रश्न, आनुवंशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं? ग। इसका सही विकल्प है ख, प्रेरणा। इसमें कुल मिलाकर के छात्रों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपने गद्यांश को ठीक से पढ़ लिया, पद्यांश को ठीक से पढ़ लिया और पहले प्रश्न पढ़िए, फिर आप उत्तर की तरफ बढ़िए, तो आपको पहले ही, क्योंकि जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, पहले पंक्ति, दूसरे, तीसरे, मतलब क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन, गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन। अब जब घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर, बहुत दूर, जहाँ तेरे सजन। वृक्ष की डाल दिखें, जंगल ताल दिखें, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखें, गांव देहात दिखें, रात दिखे, प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ नदी घर की, यहाँ नहीं घर की घुटन। चिड़िया तू जो मगन, राह से राह जुड़ी, पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली, जाने किस ओर मुड़ी, मुड़ गई जाने किधर, गई जिधर, देखा उधर, देखा वहाँ, खोल नयन, सुमन खिलता चमन। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, काव्यांश में मगन कौन है? क सही विकल्प है चिड़िया। दूसरा प्रश्न, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही, यह किसने कहा? इसका सही विकल्प है घ, हवा ने। हवा के लिए पद्यांश में पवन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप कहीं गड़बड़ा न जाइए, हवा और पवन एक ही बात है। तीसरा प्रश्न है, खेतों में कौन झूम रहा है? इसका सही विकल्प है ख, धान के बाल। चौथा प्रश्न है, घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है? इसका सही विकल्प है ख, प्रकृति में। पांचवा प्रश्न है, चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है? इसका सही विकल्प है क, क्योंकि वह पहली बार उड़ी है। छठा प्रश्न है, चिड़िया के घोंसले से निकल पाने का कारण है? सही विकल्प है क, हवा के साथ उसकी पहचान। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, कवि चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है? इसका सही विकल्प है क, फूलों से भरी फुलवारी। आठवां प्रश्न, गैल गली में कौन सा अलंकार है? ग, अनुप्रास। ग की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। अथवा में देखिए दूसरा पद्यांश है, आपको एक ही करना होता है, मैं दोनों के बता रहा हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ए अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहित गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, हिमगिरी सा उन्नत तब मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर। श्वासों में है वेद ऋचाएं, वाणी में है गीता का स्वर। ऐ संस्कृति की आदि तपस्विनी, तेजस्विनी अभिराम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम। नई चेतना नई स्फूर्ति युत, तुझमें
चिर विकास का है क्रम। चिर नवीन तू जरा मरण से मुक्त सबल उद्दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए प्रश्नों के उत्तर। यहाँ मातृभू से तात्पर्य है, देखिए कितनी समानता है, इसमें छांटने में आप गड़बड़ी ना करें। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ग, यहाँ पर सही मात्रा लगी हुई है मातृभूमि। दूसरा प्रश्न है मातृभू का मस्तक किसके समान है? ग, हिमगिरी के समान। तीसरा प्रश्न है संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही विकल्प है ग, संसार। चौथे प्रश्न में देखिए मातृभू सुख संपत्ति धन धाम को किस प्रकार प्रदान कर रही है? क, बंद हाथों से। मुक्त हाथ होना चाहिए, यहाँ बंद हाथ गलत दे दिया है, मुक्त हाथों से, लेकिन यहाँ पर बंद हाथों से, ये मिसप्रिंट है इसमें। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है हिमगिरी सा उन्नत तब मस्तक, पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? उपमा, घ, इसका सही विकल्प है उपमा अलंकार, घ विकल्प है। छठा प्रश्न मातृभू का संयम क्या है? ग, सही विकल्प है सत्य और अहिंसा। सातवां प्रश्न उद्दाम का अर्थ क्या है? ख, इसका सही विकल्प है स्वतंत्र। आठवां प्रश्न है चिर नवीन तू जरा मरण से, पंक्ति का आशय है ग, इसका सही विकल्प है मातृभू का बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त सदा नवीन बने रहना। तीसरा प्रश्न देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम से है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम हैं। पहले का सही विकल्प है ग, संचार और जनसंचार। दूसरा प्रश्न है प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? सही विकल्प है इसका क, प्राप्तकर्ता। तीसरा प्रश्न है सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है क, जनसंचार, सही विकल्प है क। चौथा प्रश्न है सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है ख, मनुष्य की। पांचवा प्रश्न है टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं, सही विकल्प है क, सीधा प्रसारण। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से देखिए निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे निंद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। बालम आवो हमारे गेहरे कबीरदास की कविता है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में बालम शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ख, सही विकल्प है परमात्मा के लिए। दूसरा प्रश्न सब किसे नारी कहते हैं? ख, कवि को। तीसरा प्रश्न है गेह शब्द का अर्थ है ग, सही विकल्प है घर, गेह घर को कहते हैं। चौथा प्रश्न है कबीर को लाज क्यों लग रही है? ख, सही विकल्प है लोगों द्वारा उन्हें नारी कहने के कारण। पांचवा प्रश्न है अन्न न भावे निंद न आवे, यह स्थिति कबीरदास जी की क्यों हुई है? ख, इसका सही विकल्प है प्रेयसी के प्रति अनन्य प्रेम के कारण। यानी इसका सही विकल्प है ख। क इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, क 2 बार आ गया है,
तो इसका ग सही विकल्प होगा। परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम के कारण मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ क का 2 बार आ रहा है, फिर ख और ग आ रहा है। छठा प्रश्न है इसमें, कबीर की भाषा है घ सधुक्कड़ी, सही विकल्प है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पढ़ करके सही विकल्प का चयन कीजिए। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक याद आ गया। हामिद ईदगाह कहानी से है। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों से के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है। ख ईदगाह जाने की। दूसरा प्रश्न, ईद के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्न कौन है। ख बच्चे। तीसरा प्रश्न, गृहस्थी की चिंताओं से आशय है। ख घर चलाने की चिंता। चौथा प्रश्न है, लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे हैं। ख इसका सही विकल्प है, उधार मांगने के लिए। पांचवा प्रश्न है, चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, पंक्ति का आशय है। इसका सही विकल्प है ख आंखों से हाव भाव में परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 से है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ किसके जीवन से संबंधित है। इसका सही विकल्प है घ। पहले का सही विकल्प घ, मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन के पिता का व्यवहार कैसा था। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प है क, सख्त। तीसरा प्रश्न, कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था। तीसरा प्रश्न, सही विकल्प है इसका ख, कला केवल बड़े राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित थी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका चित्र हुसैन ने नहीं बनाया। तो इसका सही विकल्प है इसका ख, नक्काशीदार सुराही। पांचवा प्रश्न, हुसैन ने किस या किन अवसरों पर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया। इसका सही विकल्प है क, ब्लैक बोर्ड पर बनी चिड़िया को हूबहू अपनी स्लेट पर उतार कर। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम। निम्नलिखित दिए गए दो शीर्षकों से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लिखिए। दृश्य जो हम आंखों से देखते हैं उसी को दृश्य कहते हैं, और जो देखते हैं उसी को लिख देना लगभग 120 शब्दों में 5 नंबरों का होता है। तो ये बड़ा आसान प्रश्न होता है। जैसे कि मान लीजिए संडे मंडे साप्ताहिक इस तरह से जो बाजार लगते हैं गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में, उसका दृश्य कैसा होता है ये वर्णन करना बड़ा आसान है। मैं वर्णन करके यहाँ नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बड़ा ही सरल प्रश्न है।
अथवा में दिया है विद्यालय के वार्षिक समारोह का दृश्य। जब एनुअल डे फंक्शन होता है तो क्या क्या दृश्य उपस्थित होते हैं विद्यालय में, इन्हें लिखना ही दृश्य लेखन कहलाता है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर चित्रों 120 शब्दों में पत्र लिखिए। पत्र लिखना भी बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है ये। महामारी के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए सहायकों की आवश्यकता है। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखेंगे तो आवेदन पत्र में सबसे पहले आप अपने बारे में लिखेंगे, स्ववृत्त लिखेंगे। उसके बाद अपनी शैक्षिक योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। आपने कहाँ कहाँ से 10वीं 12वीं आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, आपका अंक प्रतिशत क्या है, आदि आदि। अगला है, अथवा में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली असुविधाओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कीजिए। किसको लिखना है? जल बोर्ड के अधिकारी को। किस लिए लिखना है? अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण, ये विषय हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे और अपनी परेशानी का वर्णन करेंगे, आपका पत्र पूरा हो जाएगा। ख, राजकीय सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 4 रोहिणी की सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार कीजिए। कार्यसूची में क्या होता है कि जो कुछ होना है बैठक के अंदर, उसको आपने अपने शब्दों में अपने ढंग से लिखना है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं देता हूं, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? विद्यालय का नाम जो इसमें लिखा गया है, यानी राजकीय सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 4 रोहिणी, और सांस्कृतिक समिति की बैठक हुई है। दिनांक डाल दीजिए, कोई भी बैठक का समय डाल दीजिए, प्रातः 10-11 बजे कोई भी, और स्थान डाल दीजिए विद्यालय का हॉल। कार्यसूची में क्या क्या 9 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पिछली 5वीं या चौथी बैठक के कार्यवृत्ति की संपुष्टि। दूसरा है पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। तीसरा, वार्षिकोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा। चौथा, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि निमंत्रण पर चर्चा। 5वां, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को से सुझाव। 6ठा, वार्षिकोत्सव पर होने वाले व्यय पर चर्चा। 7वां, प्रधानाचार्य की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर चर्चा। 8वां, जलपान भोज के आयोजन पर चर्चा। और 9वां, धन्यवाद ज्ञापन, हस्ताक्षर सचिव सांस्कृतिक समिति। इस तरह से आपने जो है कार्यसूची तैयार कर लेनी है। अथवा में दिया है, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क में हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने के संबंध में सांस्कृतिक समिति की बैठक संपन्न हुई, उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। कार्यसूची और कार्यवृत्त दोनों अलग अलग होते हैं। तो कार्यवृत्त में क्या होता है? विद्यालय की दिनांक डाल दोगे, सांस्कृतिक समिति की बैठक हुई है ना, हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, और इसमें प्रधानाचार्य जो भी है, श्रीमान श्रीमती ऐसा लिख देंगे उनका नाम। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची आप दे देंगे, है ना, कुछ नाम दे देंगे, सदस्य, एसएमसी सदस्य, फिर एसएमसी सदस्य, और कार्यवाही का आरंभ अध्यक्ष द्वारा किया गया। सामान्य चर्चा के बाद कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। 5वीं बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, है ना। पिछली बैठकों में निर्णय लिए गए, है ना। समिति ने निर्णय लिया कि वार्षिकोत्सव के हिंदी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम संक्षिप्त एवं शिक्षाप्रद हो, आदि आदि बातों का उल्लेख करते हुए। ये पॉइंट वाइज करना होता है, ध्यान रखिए, पॉइंट के हिसाब से करना होता है। पॉइंट डाल करके 1 2 3 इस तरह से, पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, क्या होने वाला है, इन सभी बातों पर चर्चा करना ही होता है। इसके बाद देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या कहा है?
अगला प्रश्न है आपका डायरी से संबंधित। ये गांठ बांध लीजिए, एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आना है। यहाँ 2 प्रश्न पूछे हैं, 40 शब्दों में लगभग उत्तर देने हैं। 2-2 प्रश्न नंबर के 4 अंक के 2 प्रश्न हैं। डायरी किसे कहते हैं? डायरी एक मोटी जिल्द वाली एक नोटबुक जैसी होती है, जिसमें हर एक पन्ने पर डेट लिखी होती है और खाली स्थान दिया होता है, जिसमें व्यक्ति अपना दिन भर का जो भी अनुभव है, कोई प्रमुख घटना है, उन सब की चर्चा करता है, उसमें लिखता है। और यह एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, जिसमें वो अपने विशेष क्षणों में अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। और यह बिल्कुल ही नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं से संबंधित होती है डायरी। डायरी में खुद को बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं, अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भावों, विचारों को हम उसमें प्रकट कर सकते हैं। और जो है ना, इस तरह से डायरी जो है नितांत अपना निजी जो है क्या नाम है दस्तावेज होती है। कुछ दूसरा प्रश्न है कि नहीं 2 प्रसिद्ध डायरी और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रसिद्ध डायरियाँ और उनके लेखक हैं, 2-4 के नाम बता देता हूँ, आप इनमें से 2 के नाम अवश्य याद रखें। सबसे पहला है बहुत ही मशहूर द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसकी लेखिका हैं एनी फ्रैंक। हिंदी में है एक साहित्यकार की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन। सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश। ये प्रमुख डायरी लेखक और डायरियों के नाम हो गए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। संध्या के बाद कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने वृद्धाओं को बगुले सा क्यों कहा है। बहुत आसान प्रश्न है। नदी तट पर वृद्ध महिलाएं ठीक वैसी ही खड़ी हैं, ध्यान की अवस्था में खड़ी हैं, जैसे बगुले मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाए खड़े होते हैं। दोनों का रंग, वृद्धाओं ने भी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और बगुले भी सफ़ेद होते हैं। तो इसलिए उन समानता एक तुलनात्मकता की दृष्टि से वृद्धाओं को बगुले सा कहा गया है। दोनों में समानता है ध्यान के मामले में। इतनी सी बात आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। ये सपना कविता से उद्धृत है। नायिका सपने में देख रही थी कि श्री कृष्ण उन्हें झूला झूलने के लिए बुला रहे हैं और वह बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही वह झूला झूलने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही उसकी नींद उचट जाती है। नींद टूटने के कारण ही उसका सपना, झूला झूलने का सपना भी टूट जाता है। ये इसका उत्तर है। फिर है तीसरा, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो श्री दामा को उन्होंने, कृष्ण भगवान ने रूठ गए और वो जो है ना बातचीत बंद कर दी, अलग जाके खड़े हो गए। तो सभी संगी साथी कहने लगे कि हम तुम्हारे कब्जे में थोड़े न बसते हैं, तुम हमसे जाति पाति में भी कोई बड़े नहीं हो, और खेल में तो सभी बराबर होते हैं। सबसे बड़ी बात, खेल में कोई छोटा या बड़ा तो होता नहीं है। खेल में सभी समान होते हैं, इसलिए जो है तुम्हें रूठने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी सारी बातें आप अपनी तरफ से भी अगर आपको और नॉलेज हो तो आप लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए भाई, व्याख्या में हमने पहले भी बताया है क्या क्या बातें आपको बतानी है। तो आप अगर ढंग से इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक प्राचीन कविता से, एक आधुनिक कविता से, 2 में से किसी एक पर आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। तो इसके कवि जो है ना, सांसिन ही सौ समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी।
तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी देव जिय मिली बेहि की आसहु पास आकाश रहियो भरी जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसे हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। इसमें इसके कवि हैं रीतिकालीन कवि हैं देव और कविता का नाम है हंसी की चोट। और नायक के सारे तत्व पंच तत्व जो पांच तत्वों से जो शरीर बना होता है ये सारे सारे तत्व उनमें से धीरे धीरे निकल रहे हैं, इसी बात का वर्णन है। विरह का वर्णन है, मतलब कुल मिलाकर के विरह का वर्णन है। उसी के कारण पंच भौतिक तत्व यानी कि वायु जल अग्नि भूमि एवं आकाश से बने शरीर से एक एक तत्व निकलता जा रहा है। अब देखिए व्याख्या। कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण गोपी के सामने से एक बार हंसते हुए मुख फेर कर चले गए, उसी दिन से नायिका विरह में व्याकुल हो गई, है ना। और ऐसा करते हुए श्री कृष्ण जैसे उसका हृदय ही चुरा ले गए हैं। तभी से गोपी के शरीर से पांच तत्वों में से एक एक तत्व विदा होते चले जा रहे हैं। विरहावस्था में तेज तेज सांसें चलने छोड़ने से वायु तत्व, आंसू बहने के कारण जल तत्व, शरीर की गर्मी के द्वारा तेज यानी अग्नि तत्व, विरह के दुख में दुखी होने के कारण शरीर की कमजोरी के कारण भूमि तत्व चला गया। इतना सब होने पर भी गोपी ने श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व को बनाए रखा है। वह तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी की तरफ से मुंह फेर लिया है, तभी से उसका दिन उनके साथ चला गया है और गोपी के मुख की हंसी गायब हो गई है। वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। कला पक्ष देखते हैं। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है ना। गेयता है ना, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है, हरिजू यमक अलंकार है, मुंह फेर लेना एक मुहावरा है, इसका भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अब देखिए सिमटा पंख क्या कहते हैं। ये संध्या के बाद से ये पंक्तियां ली गई हैं। सिमटा पंख। सिमटा पंख साँझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्म विश्वथ कैचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। देखिए इसका प्रसंग है कवि सुमित्रानंदन पंत और कविता का नाम है संध्या के बाद। इन पंक्तियों में कवि ने सांझ की जाती हुई लाली के विविध, सूर्य की लाली जो डूबती जा रही है, विविध प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे में इन पंक्तियों में संध्याकालीन जो शाम हो रही होती है उसका सौंदर्य कितना अच्छा होता है, मनमोहक होता है, इसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखिए कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में वर्णित करते हैं। एक पक्षी के रूप में वर्णित करने के कारण बताते हैं कि संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर लाली के साथ पेड़ की शाखाओं पर जय बैठता है। अर्थात सूर्य धीरे धीरे अस्त होने जा रहा है, सांझ की लाली सिमटनी शुरू हो गई है। अब ये लाली पेड़ की ऊपर की फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है ना, जिसके कारण पेड़ के पत्ते ताम्र वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। तांबे के रंग के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। झरनों के जल पर पीला प्रकाश होने के कारण वे ताम्र वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। सूरज छुपने का यह दृश्य पूरी तरह से मन को मोह लेने वाला है। इसमें शिल्प पक्ष देखेंगे तो मुक्त छंद की कविता है, संध्याकालीन दृश्य का वर्णन है, चित्रात्मकता तथा सुंदर बिंब विधान है ना। ये सब बातें आप जो है विशेष शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद की विशेषताएं लिखिए। हामिद की विशेषताएं इस प्रकार लिख सकते हैं, आप पॉइंट वाइज चाहें तो लिख सकते हैं। वह समय से पहले ही बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है ना। उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं, रोज़ चिमटा खरीदने की एक उत्सुकता उसमें होती है। सभी बच्चे जहाँ ईदगाह में मेले में खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे होते हैं, वहीं
हामिद की नज़र चिमटे की तलाश कर रही होती है। तो इस प्रकार से उसकी सारी विशेषताएं हैं। वो अपने घर की परिस्थितियों को अच्छे से जानता है, रुपए के महत्व को जानता है, इसलिए वो अन्य बच्चों के समान रुपए खर्च नहीं करता है, सोच समझकर खर्च करता है। और सबसे बड़ी बात, वह अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता है, उससे बहुत प्यार करता है। अमीना उसकी दादी भी उससे बहुत प्यार करती है। भव्य पुरुष ने कहा, दूसरा प्रश्न, भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? ये टॉर्च बेचने वाले पार्ट से प्रश्न है। इसका मतलब है कि जब अंधकार होता है तो उसके साथ ही प्रकाश होता है। जैसे रात होती है तो सवेरा होना तय होता है, सवेरा हुआ है तो रात होना भी तय है। अज्ञान है तो ज्ञान भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ज्ञान है तो अज्ञान भी है। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है, इसीलिए इस पंक्ति का यही तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न, गूंगे की कर्कश काय काय और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या क्या अनुभव किया? चमेली ने अनुभव किया कि भाई जिस व्यक्ति के मुख में जबान नहीं होती, काकल नहीं होती, वो सही तरीके से शब्दों को बोल नहीं पाता। और यदि मनुष्य के गले के अंदर काकल जरा सी भी ठीक ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं होता, वह अस्तित्व विहीन हो जाता है। उसके लिए यह एक यातना है, एक सजा है उसके लिए। वह कितना भी कोशिश कर ले, अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकता। ये सब अनुभव की बात है। अब देखिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बुढ़िया का क्रोध तुरंत, ये भी हामिद वाले पाठ से, ईदगाह पाठ से लिया गया है ना। बुढ़िया जब वो चिमटा लेकर के पहुंचता है ना, तब की ये बात है। और आप इन्हीं बातों को अपने शब्दों में अर्थ समझिए और अपने शब्दों में लिख दीजिए। गद्यांश के में सप्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पाठ का लेखक का नाम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, और पाठ का नाम है ईदगाह, जो एक प्रसिद्ध कहानी है। और फिर इसमें बताया गया है कि जब हामिद चिमटा लेकर घर पहुंचता है तो उसकी दादी कितनी खुश होती है, कितना स्नेह करती है उससे, है ना। इसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। इस तरह से आप फिर व्याख्या करनी शुरू कर दीजिए, व्याख्या लिख लीजिए। तो ये आपका ये प्रश्न हो गया। उसके बाद 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। लेखक ने अपने 5 मित्र के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए उनसे अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वह घनिष्ठ मित्र हैं। कैसे? ये मकबूल फिदा हुसैन जुबा का पाठ है, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। उनके 5 मित्र हैं, लेकिन वे कुछ ही समय के लिए मिले थे, लेकिन उनका कुछ ही समय का जो साथ रहा वह इतना गहरा हो गया कि जीवन भर वो भुलाए नहीं भूले। बेशक ऐसा आम जीवन में भी होता है ना। आप साथी लोग पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अलग अलग रुचि वाले हैं, फिर आप जब जीवन में आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत से मित्र आपको याद रहेंगे। तो यही कारण है कि हमें जब किसी से घनिष्ठता हो जाती है, बहुत गहरा प्रेम हो जाता है, तो उससे दूर होने के बाद भी हम उसे भूलते नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हुसैन का अपने दादा से विशेष लगाव रहा? कि उनके दादा के मरने के बाद भी वो उसी कमरे में सोता था, उन्हीं के बिस्तर पर सोता था, है ना। वो कभी बाहर नहीं जाता था, थोड़ा सा गुमसुम रहने लगा था। इसीलिए उसके पिता ने बाज़ार में उसको दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया था। तो इससे सिद्ध होता है कि हामिद का अपने दादा से विशेष लगाव था। कमेंट कीजिए, आपको जो भी प्रश्न हो, डाउट हो, कमेंट करके बताइए। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही हो उसके लिए भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियोस में उन्हीं सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। अभी तक मैं समझता हूँ, बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री है। सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।